पिछले लेक्चर में हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे थे और उसमें हमने चर्चा किया था हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग आपका हो चुका था। वर्टिकल चूँकि आता नहीं है लेकिन क्वेश्चन उस पर आता है, तो वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वन end of an elastic string is fastened at a end. To the other end fasten a particle heavy enough to stretch the string to double of its natural length a, so that if the particle dropped from a, it will be descend a distance 2 plus under root 3a before कमिंग टू रेस्ट। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में आया हुआ था और इसके पहले 2011 में आया हुआ था। क्वेश्चन ये कह रहा है एक इलास्टिक स्ट्रिंग है और उस इलास्टिक स्ट्रिंग का एक सिरा जो है किसी फिक्स जगह पे उसको फिक्स किया गया है और अदर जो सिरा है यानी कि अदर एंड है उस पर क्या एक पार्टिकल अटैच्ड है। ये पार्टिकल हैवी पार्टिकल है वो अटैच्ड है और एनफ टू स्ट्रेच, जैसे ही वो स्ट्रिंग जो है हैवी पार्टिकल को अटैच करता है तो स्ट्रेच होता है, क्या होता है, फैलता है। तो फैलने में क्या होता है, टू डबल, यानी कि स्ट्रेंथ उसका क्या होता है, डबल हो जाता है। और ये कह रहा है कि उसका नेचुरल लेंथ क्या है, ए है। इसका मतलब जब स्ट्रेच होगा तो उसका नेचुरल लेंथ जितना होगा उतना और स्ट्रेच होगा। तो ये कह रहा है कि सो दैट इफ द पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए, कह रहा है कि अगर पार्टिकल को और ए से ड्रॉप किया जाए यानी कि वहाँ से छोड़ा जाए या गिराया जाए तो इट विल डिसेंड ए डिस्टेंस, यानी कि जो लास्ट पॉइंट उसका होगा ए से और लास्ट डिस्टेंस की बीच की जो दूरी है वो ये कह रहा है कि दिखाइए कि 2 प्लस अंडर रूट 3a हो। ठीक है, कमिंग द रेस्ट, मतलब जब रेस्ट के अवस्था में हो या यूँ कह लिया जाए कि एग्जिस्टेंस की अवस्था में हो। ठीक है, तो मान लेते हैं मास का जो पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, m है। लेट m बी द मास ऑफ द पार्टिकल और लैम्डा क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, किस मॉडुलस ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग है। लैम्डा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग है और m क्या है, कण का पार्टिकल का मास है। अच्छा, मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ क्या है, ए बी है, किसका, उस वर्टिकल का नेचुरल लेंथ क्या है, ए बी है। एंड एक्सटेंडेड लेंथ यानी कि पार्टिकल के बाद जितना एक्सटेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ, वो लेंथ क्या मान लेते हैं, बी सी मान लेते हैं। तो एट पॉइंट सी पे देखिए हम ये फिगर बनाए यहाँ पे, एट पॉइंट सी पे ये पॉइंट आपका पार्टिकल ए है, ए से बी की दूरी कितनी है, ए है। पार्टिकल जैसे यहाँ पर अटैच किया जाता है तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए हो जाएगा। ये आपका नेचुरल लेंथ है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है। ठीक, वही लिखा है द एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी सी इक्वल टू ए। अब जब यहाँ पे पहुँचता है तो कह रहा है कि एट द पॉइंट सी, सी पर वेट क्या होगा, तो लिख रहे हैं कि वेट ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू कण का जितना वेट होगा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो कण का वेट कितना होता है, mg होता है। ठीक है, किसी कण का द्रव्यमान कितना होता है, भार क्या होता है, mg होता है। और टेंशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लैम्डा ए अपान नेचुरल लेंथ। ठीक है, लैम्डा अपान ए इक्वल टू नेचुरल लेंथ। तो ए से ए को कैंसिल कर दें तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर पार्टिकल जब नीचे आता है तो यहाँ पे पार्टिकल की जो वेग होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट सी पे आता है इसका वेग कुछ बढ़ जाता है, यानी कि इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, जीरो होगा। और अंतिम वेग को मान लेते हैं क्या, लास्ट जो वेलोसिटी होगा उसको मान लेते हैं v है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फार्मूला लगा देंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh।
अब हमने पहले ही बोला है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 इसका, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा और v की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि p क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। ये आपका p क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है एट ए टाइम t पे। तो c से p की हम दूरी को मान लेते हैं क्या है, x है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर द वेट mg एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। ये कह रहा है कि जब कण पे कोई वेट होगा, ठीक है, तो वो वर्टिकल डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ वो क्या होगा, एक्टिंग कार्य करेगा। जबकि टेंशन जो होगा वो हमेशा किधर काम करेगा, वर्टिकल के थ्रू काम करेगा। तो मान लिया वेट क्या हो गया, mg हो गया। mg किधर काम कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे, यानी कि यहाँ से नीचे काम कर रहा है, और टेंशन यहाँ से ऊपर काम कर रहा है। तो टेंशन आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा ए। अब चूंकि ये डिस्टेंस निकालना है तो ये ए है, ये है, और ए में एक्स को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, एक्टिंग वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑक्सीलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट पी पे हमने ऑक्सीलेशन निकाल लिया है। मान लिया इसका ऑक्सीलेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से हम देखते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। ये क्या है, ऑक्सीलेशन है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा एम एक्स डबल डॉट, और एक्स डबल डॉट को हम लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यही आपका क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है। तो एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, यानी कि टोटल जितना वेट होगा उसमें से टेंशन को घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, फोर्स है। ये आपका क्या है, फोर्स है, यानी कि F बराबर एम ए। ठीक है, फोर्स कब होगा, जितना वेट होगा उसमें से टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिए एम जी माइनस, अच्छा लैम्डा की वैल्यू पहले इक्वेशन से हमने निकाला था, लैम्डा बराबर एम जी, तो हमने एम जी रख दिया एम जी ए प्लस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यहाँ से एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस जी ए अपॉन ए इंटू एक्स। देखिए कैसे हो रहा है, एम से एम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जी हो जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ जी एक्स बचेगा, जी ए अपॉन एक्स। तो एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस जी ए अपॉन एक्स। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और ये जो इक्वेशन होगा वह कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होगा। ठीक, अब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होगा तो इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट माइनस जी ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, और सी वन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक, तो पॉइंट बी पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, और भी की वैल्यू अंडर रूट 2g। तो यहाँ से इन दोनों की सहायता से हम c1 की वैल्यू निकाल लेंगे 3ag। जब c1 की वैल्यू 3ag निकल जाएगा तो देयरफॉर dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये c1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 3ag माइनस जी ए अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी c1 की वैल्यू 3ag, चूँकि ये माइनस में तो इसको हमने इधर ला दिया, तो जी ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अंडर रूट हटा देंगे तो जी अंडर रूट जी ए अपॉन ए इंटू अंडर रूट अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सी डी यानी कि जो फिगर में हमने बनाया था लास्ट में, यहाँ पे ये सी था, ये डी था, तो ये कह रहा है कि सी डी की दूरी क्या हो, डी मान लिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक क्या हो जाएगा, इस पॉइंट यहाँ रेस्ट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 0, तो यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये अंडर रूट, चूँकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि मोशन की अवस्था में है ना, सॉरी रेस्ट की अवस्था में है, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इंटू a अंडर रूट 3a। तो इसे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये डी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 0
अंडर रूट को हटा दें तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा d = a√3। तो ये जो दूरी है हमारा कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, C से D के बीच की दूरी है। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस जो A से D तक जो पार्टिकल ड्रॉप किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, AD, यानी कि AD = A से B तक की दूरी, B से C तक की दूरी, C से D तक की दूरी। तो दिस इम्प्लाई दैट A से B की दूरी कितनी है, A, प्लस BC की दूरी कितनी है, A, प्लस अभी D का हमने निकाल दिया A√3। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, A + A 2A, यहाँ से A कॉमन लेंगे 2 + √3। तो ये हमारा और डिस्टेंस हो गया A से D तक। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस द पार्टिकल विल डिसेंड ए डिस्टेंस 2 + √3A बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, द लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बीइंग गिवन बाय S = 1/2 dt। ठीक है, ये लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द ऑक्सीलेशन इज कांस्टेंट, यानी कि ऑक्सीलेशन को क्या हमको दिखाना है कि कांस्टेंट हो। ऑक्सीलेशन मतलब ये S के कंडीशन में दिया हुआ है, तो d² S/dt² = हमें 0 दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है उसे लिख ले पहले। V है S = 1/2 v.t। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब S को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get, तो ये हो जाएगा ds/dt। दिस इम्प्लाई दैट 1/2। अच्छा, यहाँ पे v को हम चूँकि वेलोसिटी है तो यहाँ पे v = लिख लेंगे ds/dt। तो ये आपका हो जाएगा v की जगह ds/dt। तो इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डॉट प्रोडक्ट है, तो लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो मान लिया ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो लिखेंगे d² S/dt² इंटू t, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस 1/2 फर्स्ट फंक्शन ds/dt इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ ds/dt, यहाँ ds/dt, इसको हम इधर कर लेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा 1/2 ds/dt प्लस ds/dt 1/2 d² इंटू t। अब जरा देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी कि ds/dt कॉमन लेकर के, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ds/dt 1/2 d²S/dt²t। 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर दें। अभी देखिए d²S/dt² तो आ गया है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है ना, अभी तो कांस्टेंट तो है नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get, तो यहाँ आ जाएगा d²S/dt², और यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वो
डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, मतलब 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन टी इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी क्यू एस अपॉन डी टी क्यू टी. This imply that एक चीज हाँ, तो ये लिखेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर डी क्यू एस अपॉन डी टी क्यू डॉट टी. अब देखिए चूँकि ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपका हो जाएगा डी क्यू एस अपॉन डी क्यू डॉट टी. दिस इम्प्लाई दैट 0, या हम लिखेंगे इसको डी क्यू एस अपॉन डी टी क्यू इक्वल टू 0, या इसे हम d अपॉन डी टी लिख दें तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट 0 कर सकते हैं, या ये भी 0 अगर कर दें तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट 0. हेंस क्या लिखेंगे, द ऑक्सीलेशन इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, कंपलसरी में आ जाते हैं 2 नंबर में. तो आपका रिएक्टिलिनियर मोशन का जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका. जो भी क्वेश्चन आने लायक था या जो भी आया हुआ क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया. कल नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा. हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर का हो या इसी पेपर का हो. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.